हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद सरोज मैम में। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हमारी ये हिंदी की क्लास है जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला कौन सी वर्णमाला कैसी है, वर्ण क्या होते हैं, कौन से स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, आज वो सब हम आपको बताएंगे कि कौन से स्वर को हम कैसे पहचाने, कौन सा स्वर क्या होता है, कौन सा व्यंजन होता है, ये इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चों को पास ये वीडियो पहुंच पाए और सब लोग जो ये वीडियो देख पाए, क्योंकि ये जो हम बनाए हैं टॉपिक ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर एग्जाम में आता है, चाहे वो टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है, सब में वर्णमाला टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। वर्णमाला, वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला अक्सर बच्चे क्या कहते हैं कि वर्णों की माला को हम वर्णमाला कहते हैं, पर ये जो हमारा परिभाषा ये बिल्कुल गलत है। वर्णों की माला को वर्णमाला नहीं कहते, क्योंकि वर्णों की माला तो कुछ भी हो सकती है ना, कि आ उ के खा गा, तो ये एक व्यवस्थित नहीं है। वर्णों के जो व्यवस्थित क्रम होते हैं उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की माला को हम वर्णमाला नहीं कहते, बल्कि हम क्या कहते हैं? व्यवस्थित क्रम को। वर्णों के जो व्यवस्थित क्रम होते हैं उसको हम वर्णमाला कहते हैं। तो पहला हमारी इसकी परिभाषा हो गई कि वर्णमाला क्या कहते, किसे कहते हैं? वर्णमाला, वर्णों के जो व्यवस्थित क्रम होते हैं उसको हम वर्णमाला कहते हैं। एक डेफिनेशन हो गई। अच्छा, दूसरा क्या आता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। या अगर आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई किसे कहते हैं, तब भी हमारा आंसर क्या होगा? वर्ण होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई किसे कहते हैं? वर्ण को कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उच्चारण की दृष्टि से जो हम बोलते हैं, उच्चारण की दृष्टि से तो क्या आ जाएगा? ध्वनि। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। देखिए, वैसे वर्ण और ध्वनि सेम है, ये एक ही है, बट अगर लिखित इकाई में आ जाए तब हम वर्ण पे टिक करेंगे। अगर लिखित इकाई पूछे तब हम वर्ण पे टिक करेंगे। अगर मौखिक पूछ ले या उच्चारण की दृष्टि से पूछ ले तब हम लोग ध्वनि पे टिक करेंगे। जो हमारे हम वर्ण लिखते हैं उसकी ध्वनि, उच्चारण क्या आ रहा है? ध्वनि, जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो होता है उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि है। फिर नेक्स्ट क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य या हम इसको शब्द भी कह सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे दोस्त जो है, भाई लोग हैं, वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इसका हम आंसर क्या दें। अगर लिखित इकाई पूछेगा तब हम वर्ण को देंगे, आंसर टिक करेंगे। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई तब भी हम वर्ण। उच्चारण की दृष्टि से अगर पूछ लेता है तब ध्वनि हो जाएगा। उच्चारण या मौखिक की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो जाएगी। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछेगा, अगर सार्थक इकाई पूछ लिया तब आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है? वाक्य। चलिए, ये तो अभी हो गया कि वर्ण के बारे में। अभी हमने सिर्फ वर्ण के बारे में चर्चा की कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है? वाक्य होते हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं वर्ण के भेद। तो वर्ण के भेद कितने होते हैं? अगर हम इसकी बात करें तो वर्ण के भेद दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। एक होता है स्वर
और एक होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, वर्ड के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? जिन वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं की जाती, यानी जो स्वतंत्र होते हैं, जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, जिन वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता, बिना सहायता से हम बोल सकते हैं, वो होते हैं स्वर। अब व्यंजन क्या होते हैं? जिनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं वो कहलाते हैं व्यंजन। व्यंजन जितने भी होते हैं वो बिना किसी स्वर के नहीं हम बोल सकते, तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाए वो कहलाते हैं व्यंजन, और जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए या फिर जो मतलब बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हम बोल सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे स्वर। अब स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्वर, तो स्वर जैसे मैंने बताया कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। मतलब जब हम स्वर बोलते हैं तो स्वर को किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो स्वतंत्र रूप से हम उसको बोल सकते हैं। जैसे कि ए, बड़ा आ, ई, उ, अगर हम इसको बोलेंगे तो सिर्फ हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही बोलेंगे अ, इसके साथ किसी दूसरे वर्ण को बोलने की जरूरत नहीं है, इसके साथ किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। तो वे वर्ण जिसको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े वो कहलाते हैं स्वर। तो स्वर आप समझ गए कि स्वर क्या होता है। अब स्वर कौन कौन से हैं? छोटा अ, बड़ा अ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, आए, ओ, औ। ये क्या है? ये हमारे स्वर हैं। अब आप यहां तक है, और ये जो हमारा अंग आहा है, अंग आहा, ये क्या है? ये अयोगवाह है। ये क्या है? ये अयोगवाह है। इनको हम क्या पढ़ते हैं? अयोगवाह। अंग आहा, ये दोनों क्या है? ये अयोगवाह है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए स्वर कितने होते हैं तो आप कहेंगे 11। स्वर कितने होते हैं? 11। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कुल स्वर कितने होते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका, अगर आपसे पूछा जाए स्वर हैं, कितने स्वर होते हैं, तो आप कहेंगे 11। लेकिन अगर पूछा जाए कि कुल स्वर कितने होते हैं, तब आप क्या करेंगे कि ये तो 11 है और उसके बाद ये 12 और 13, ये इन दोनों को भी जोड़ लेंगे, तब आपके कितने हो जाएंगे? 13। क्वेश्चन अगर आए आपका कि स्वर कितने हैं, तो आप कहेंगे 11। कुल स्वर पूछेंगे तो आप कहेंगे 13। और अगर उच्चारण की दृष्टि से पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं, तब आप कहेंगे 10। तब आप क्या कहेंगे? 10। क्योंकि फिर क्या होगा? ये जो हमारा री है ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसको जब हम उच्चारण जब हम इसका करते हैं तब इसमें रा आता है, और रा क्या है? हमारा व्यंजन है। रा हमारा क्या है? व्यंजन है। इसको उच्चारण जब हम करते हैं तो इसमें रा आता है बोलने में, तो उच्चारण की दृष्टि से हमारा स्वर नहीं होगा, इसलिए हमारे स्वर फिर कितने होंगे? उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर होंगे। तो आपने समझ लिया कि स्वर क्या होते हैं। स्वर वे होते हैं जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वो कहलाते हैं स्वर। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं? कुल स्वर 13 होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं? उच्चारण की दृष्टि से स्वर 10 होते हैं। और ये जो हमारा अंग आहा है ये अयोगवाह होता है। अब अयोगवाह भी 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के अयोगवाह होते हैं। ये भी हम आपको बताएंगे कि अयोगवाह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए ये भी हम बताते हैं। पहले आप अपना ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अंग आहा, अंग आहा हम जैसे हमने आपको बताया अंग आहा अयोगवाह है। अब अयोगवाह भी 3 प्रकार के होते हैं। अयोगवाह भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग, तीसरा होता है अनुनासिक। अब ये अनुस्वार क्या होता है? तो अनुस्वार वे शब्द होते हैं, वे वर्ण होते हैं जिनके ऊपर अंक की बिंदी लगी होती है। जैसे कि अगर हम कुछ लिखते हैं
हम लिखते हैं हंस, हंस, कंस। जिसके ऊपर ये बिंदी लगी होती है, अंक की बिंदी लगी होती है, तो वो कहलाते हैं अनुस्वार। वो कौन से कहलाते हैं? अनुस्वार। आपको एग्जाम में ऐसे शब्द दे दिए जाएंगे, अब उनसे आप ऑप्शन दे दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि इनमें से अनुस्वार कौन सा है। तो आपको ध्यान देना है कि जिसके ऊपर बिंदी लगी होगी वो कहलाते हैं अनुस्वार। विसर्ग क्या होते हैं? विसर्ग जिनके ऊपर, जिनके बाद में, जैसे हम ये लिखते हैं प्रातः, प्रातः। अब इसमें ये बिंदी लगी है बाद में विसर्ग की, तो ये प्रातः क्या हो गया? ये क्या हो गया? विसर्ग। ये क्या कहलाते हैं? ये विसर्ग। जिनके खत्म होने के बाद दो बिंदी लगती है वो कहलाते हैं विसर्ग। प्रातः हो गया है, नमः हो गया है, नमः, तो इनके बाद जो दो बिंदी लगी होती है ये कहलाते हैं विसर्ग। अच्छा, अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक होते हैं, अनुनासिक होते हैं जिनके ऊपर चंद्र बिंदी लगी होती है। जैसे हमारा है आंख, आंख, आंख हो गया, गांव हो गया, तो ऐसे शब्द जिनके ऊपर चंद्र बिंदी लगी होती है। अब आपको यही ध्यान देना है कि जिसके ऊपर सिर्फ बिंदी लगी होगी वो कहलाते हैं अनुस्वार। जिसके जो शब्द लिखने के बाद, वाक्य लिखने के बाद पीछे दो बिंदी होगी वो कहलाते हैं विसर्ग। और अनुनासिक जिनके ऊपर चंद्र बिंदी होगी, जितने भी शब्द होंगे उनके ऊपर चंद्र बिंदी लगी होगी वो कहलाते हैं अनुनासिक। तो ये हो गए हमारे अयोगवा। अंग, आह, अयोगवा है, ये स्वर में नहीं आते, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कुल स्वर कितने होते तब आप कहेंगे 13, तब आप इनको जोड़ लेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्वर कितने होते हैं तब आप कहेंगे कि स्वर जो है 11 होते हैं और ये दोनों अयोगवा होते हैं। अयोगवा हमने आपको बता दिया, अयोगवा 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अनुस्वार कौन से होते हैं? जिनके ऊपर बिंदी लगी होती है, सिर्फ एक बिंदी लगी होती है, वो कहलाते हैं अनुस्वार। विसर्ग कौन से होते हैं? जब हम कोई शब्द लिखते हैं और उसके बाद दो बिंदी लगी होती है वो कहलाते हैं विसर्ग। अनुनासिक कौन से होते हैं? अनुनासिक वो शब्द होते हैं जिनके ऊपर चंद्र बिंदी लगी होती तो वो कहलाते हैं अनुनासिक। चलिए अब नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार जो उच्चारण की दृष्टि से माने जाते हैं कि मात्रा या उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर अब हम देखेंगे कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। तो उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिसको बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, मतलब इसको बोलने में हमें कम समय लगता है। आप बोल के देखिएगा, आप इसमें जब आप बोलेंगे तो आपको एकदम बहुत ही कम समय लगेगा। अ, ई, उ। तो जितने भी छोटे स्वर हैं ये क्या होते हैं? हमारे ह्रस्व स्वर में आते हैं। छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, री। अर्थात जिसको बोलने में कम समय लगे या छोटे जितने स्वर हैं ये किस में आते हैं? हमारे ह्रस्व स्वर में। तो ये हमारे हो गए ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिसको ह्रस्व स्वर से दुगना टाइम लगता है बोलने में। जैसे बड़ा आ, अब हम इसको बोलेंगे आ, ई, इसमें क्या हुआ? हमें ज्यादा टाइम लग रहा है, बोलने में थोड़ा जोर पड़ रहा है, तो वो स्वर कौन से हो गए? ये दीर्घ स्वर हो गए। जितने भी बड़े स्वर हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ, ये कौन से स्वर होते हैं? ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। फिर आता है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिसको दीर्घ से भी दुगना टाइम लगता है, यानी इसको जिसको हम खींच के लंबा बोलते हैं, जैसे राम, ओ, जिसको हम जितना लंबा खींच सकें, तो वो कौन से स्वर होते हैं? ये प्लुत स्वर होते हैं। और इसकी पहचान ये है कि जब भी ये कहीं लिखा मिलेगा तो वहां पे बीच में ये एस एस बने होंगे, तो इसका मतलब
यहाँ ये कौन सा स्वर हो जाएगा, ये प्लुत स्वर हो जाएगा। ये एस एस बनने का मतलब है कि यहाँ ये जो है इसको लंबा खींचा गया है। जब भी हम इसको लिखते हैं तो इसमें एस एस बना के इस तरह से ये इसको हम लंबा खींचते हैं, तो ऐसा लगता है ये हो जाता है। ये कौन सा स्वर होता है, ये प्लुत स्वर होता है। तो अब हमने देख लिया मात्रा उच्चारण के आधार पर कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में कम समय लगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री, ये कौन से स्वर हो गए, ये ह्रस्व स्वर हो गए। दीर्घ स्वर जिसको बोलने में ज्यादा समय लगे, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, वो होते हैं दीर्घ स्वर। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, औ, ये कौन से स्वर हुए, दीर्घ स्वर हो गए। नेक्स्ट है हमारा प्लुत स्वर, जिसको दीर्घ स्वर से भी ज्यादा बोलने में समय लगे या जिसको बोलते समय हम काफी लंबी सांस खींचे, वो कौन से स्वर होते हैं, वो प्लुत स्वर होते हैं। जैसे राम, ओम, ये कौन से स्वर हो गए, प्लुत स्वर। तो ये हमने देख लिया मात्रा उच्चारण के आधार पर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जीभ के आधार पर स्वर के प्रकार। जीभ के आधार पर स्वर के प्रकार। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया कि उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार। अब हम आपको बता रहे हैं जीभ के आधार पर स्वर के प्रकार, यानी कि हमारी जो जीभ है उसमें हमारा कौन सा भाग से हम स्वर बोलते हैं। जैसे कि स्वर के प्रकार है जीभ के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जीभ के आधार पर स्वर के प्रकार है 3। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। अब ये अग्र स्वर क्या होता है, तो अग्र स्वर वे स्वर होते हैं जिनको हम जीभ के अगले हिस्से से बोलते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ का कौन सा हिस्सा हमारा वर्क करता है, किस हिस्से से हमारी उच्चारण हो रहा है। तो अग्र स्वर से हमारे उच्चारण है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, आए। तो ये क्या है, इनको हम जब बोलते हैं तो आप बोलिए, इसको ट्राई कीजिए, ई। तो जीभ का जो हमारा आगे का हिस्सा है उनसे इनका उच्चारण होता है। तो जीभ के आधार पर अग्र स्वर से हमारे ये वर्ण आगे से निकलते हैं, ये स्वर आगे निकलते हैं। मध्य स्वर से अ, आप बोलिए अ, 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 मतलब ये कहां से आ रहा है, ये आपके जीभ के मध्य हिस्से से, मध्य जगह से इसका उच्चारण हो रहा है। तो मध्य स्वर से आपका कौन सा है, अ। नेक्स्ट है आपका पश्च स्वर। पश्च स्वर यानी पीछे, जो मतलब जीभ का जो पिछला वो है उस जगह से आपका निकलता आ। आप बोलिए आ, उ, उ, मतलब इसका इस पे किसका जोर पड़ रहा है, पश्च स्वर, पीछे। तो जीभ के आधार पर स्वर के प्रकार है 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ये क्वेश्चन में आते हैं कि अग्र स्वर कौन से हैं। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको दे दिया जाएगा, आपको अगर ऑप्शन में दे दिया जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अग्र स्वर बताइए, अग्र स्वर कौन से हैं। अब आपको ऑप्शन मिलेगा नंबर 1, आपका ऑप्शन हो जाएगा अ, ऑप्शन 2 बड़ा अ, ऑप्शन 3 छोटी ई और ऑप्शन 4 ओ। अब आपको अगर पता होगा कि हमारा अग्र स्वर कौन सा है तो आप देखेंगे और देखते ही टिक लगा लेंगे कि हाँ क्वेश्चन नंबर 3 एक आंसर इस हमारा सही है, आंसर 3 जो है हमारा सही है। तो अग्र स्वर इस तरह क्वेश्चन आते हैं आपके कि अग्र स्वर कौन से हैं, या पूछ लिया जाएगा मध्य स्वर कौन से हैं या पश्च स्वर कौन से हैं। आपको इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको उसमें टिक लगाने होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए अभी हमने आपको पढ़ाया जीभ के आधार पर, इससे पहले हमने आपको बताया मात्रा या उच्चारण के आधार पर, जीभ के आधार पर। अब हम आपको बताएंगे कि मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के प्रकार। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के प्रकार। इससे पहले हमने आपको जीभ के आधार पर स्वर के प्रकार बताए। अब हम आपको बता रहे हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख द्वार के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के प्रकार हैं 4। स्वर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। अब आप कहेंगे मैम ये क्या होता है, संवृत स्वर क्या होते हैं।
समृद्ध स्वर वे स्वर होते हैं जब हम बोलते हैं या जिसमें हमारा मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है, जिसमें लगभग बंद ही रहता है, समृद्ध स्वर होते हैं। समृद्ध स्वर वे स्वर होते हैं जिसमें बोलने के समय में हमारा मुख द्वार जो है लगभग बंद ही रहता है, मतलब लगभग ही बंद रहता है, हल्का फुल्का खुलता है वरना लगभग बंद होता है। जैसे अब हम इनका उच्चारण करेंगे ई उ उ, मतलब इसमें हमें पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। जिसमें खोलते उच्चारण करते टाइम पे मुख द्वार हमारा लगभग बंद रहता है, वो कौन से स्वर होते हैं? वो होते हैं समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर वे स्वर होते हैं जिसमें मुख द्वार आधा बंद रहता है, मतलब हम जब इसको बोलेंगे तो बोलने में हमारा मुख द्वार जो होगा आधा बंद होगा और आधा खुला रहेगा। तो आधा बंद रहता है यानी ए आए, मतलब हमारा आधा बंद है। इसको आप बोल के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए घर पे, देखिए जब आप बोलेंगे तो उसमें मुख द्वार आपका आधा बंद रहेगा। तो जिसमें लगभग बंद रहता है वो होता है समृद्ध स्वर, और जिसमें आधा बंद रहता है वो होता है अर्ध समृद्ध स्वर। विवृत स्वर, विवृत स्वर कौन से होते हैं? विवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिसमें मुख द्वार पूरा खुला रहता है, जैसे कि आ। अब हमने इसको बोला आ, पूरा खुला, आपका मुंह पूरा खुला, आ बोलिए आप भी, आ विवृत स्वर। तो ये कौन से स्वर हो गए? ये विवृत स्वर हुए। अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर कौन से हैं? मुख द्वार आधा खुला रहता है, जिसमें मुख द्वार आधा खुला रहता है। आप देखिए, कंफ्यूज मत होइए, विवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिसमें मुख द्वार पूरा खुला होता है, जिसमें पूरा मुंह खुल जाए वो होता है विवृत स्वर, और जिसको बोलने के टाइम पे आधा मुख द्वार खुला है वो होता है अर्धविवृत स्वर। अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा, विवृत स्वर। तो अर्धविवृत स्वर कौन से हो गए? मुख द्वार आधा खुला रहता है, जैसे कि छोटा अ, ए, ओ, आओ। इनको बोलने के टाइम पे क्या होता है? अर्धविवृत स्वर। देखिए, आज की क्लास हमने आपके लिए बहुत मेहनत की है इस क्लास को बनाने के लिए। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बच्चों के पास भी ये पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपसे बहुत ही हमारी रिक्वेस्ट है। चलिए, अभी ये हो गया हमारा मुख द्वार के खुलने के आधार पर। ये तो हमने आपको बताया मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के प्रकार। तो आपको हमने बता दिया समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, जिसमें मुख द्वार लगभग बंद रहता है वो होता है समृद्ध स्वर। फिर अर्ध समृद्ध स्वर, मुख द्वार आधा बंद रहता है। विवृत स्वर, मुख द्वार पूरा खुला रहता है। अर्धविवृत स्वर, मुख द्वार आधा खुला रहता है। तो जिसमें पूरा खुला होगा वो विवृत स्वर, जिसमें आधा खुला होगा वो अर्धविवृत स्वर, जिसमें लगभग बंद ही रहेगा वो होता है समृद्ध स्वर, और जिसमें आधा बंद रहेगा वो हो गए अर्ध समृद्ध स्वर। कौन कौन से होते हैं वो भी हमने आपको लिखवा दिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। ओठों की स्थिति के आधार पर। अब ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार। तो ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वृत्तमुखी, एक होता है आवर्तमुखी। अब ये मैम आवर्तमुखी क्या होता है, वृत्तमुखी क्या होता है, ये आप क्या बता रही हैं? मैं बताऊंगी आपको कि वृत्तमुखी क्या होता है, आवर्तमुखी क्या होता है। वृत्तमुखी वे स्वर होते हैं जिनको बोलने के टाइम पे हमारा जो ओठ है वो उनका वृत्त बन जाए, उनका आकार वृत्त हो जाए या वो गोल हो जाए। जैसे कि हम जब इनको बोलते हैं ऊ ऊ ओ, तो हमारा ये जो ओठ है ये कैसे हो गया, ये वृत्त बन गया, इनका जो आकार है वो वृत्त की तरह हो गया है, गोल हो गए। तो जब जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी हो जाए या गोल हो जाए तो वो कौन से होते हैं, वो वृत्तमुखी स्वर होते हैं। तो ये स्वर कौन से हैं, ये वृत्तमुखी स्वर हैं। आवर्तमुखी कौन से थे, जिन स्वर के उच्चारण में ओठ की स्थिति वृत्तमुखी ना हो या गोल ना हो वो होते हैं आवर्तमुखी। तो आप आवर्तमुखी याद कर लीजिए कि आप ये आवर्तमुखी हैं, इसके बाद जो बचते वो सब आवर्तमुखी हैं। तो ऑप्शन आपके क्वेश्चन आएंगे कि निम्न में से आवर्तमुखी स्वर बताइए।
तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। इस तरह से क्वेश्चन आपका बनेगा कि निम्न में से आवर्तमुखी स्वर बताइए। अब आपको ऑप्शन मिलेगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। पहला आपका ऑप्शन होगा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और आए। अब आपको पता होगा, क्योंकि आपको सरोज मैम पढ़ा रही हैं, आपको पता होगा कि आवर्तमुखी किसे कहते हैं। आवर्तमुखी स्वर कौन से होते हैं? आवर्तमुखी स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में हमारा जो ओठ है वो वृत्तमुखी हो जाए या गोल हो जाए, वो होते हैं आवर्तमुखी। हमने आपको नोट करा दिया है आवर्तमुखी स्वर कौन से होते हैं, वृत्तमुखी कौन से होता है, आवर्तमुखी कौन से होते हैं। सॉरी, एक सेकेंड, मिस्टेक हो गई हमसे। आवर्तमुखी पूछ रहा है, तो आवर्तमुखी में जैसे ऊ, बड़ा ऊ, आ या ओ। अब आप देखेंगे, अब आपको पता है कि आवर्तमुखी कौन से हैं, तो आवर्तमुखी आपका ये है। और अगर आपसे वृत्तमुखी पूछा जाए तो वृत्तमुखी सिर्फ 4 हैं आपके, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये आपके ओठों की स्थिति के आधार पर हमने स्वर के प्रकार आपको बता दिए। अच्छा, एक होता है जाति के आधार पर स्वर के प्रकार। जाति के आधार पर स्वर के प्रकार, तो जाति के आधार पर स्वर के प्रकार भी 2 होते हैं। ये तो एक छोटा सा है, जाति के आधार पर स्वर के प्रकार। जाति के आधार पर स्वर के प्रकार, तो जाति के आधार पर स्वर के प्रकार हो जाएंगे 2। जाति के आधार पर स्वर के प्रकार 2 हैं, एक है सजातीय, और एक है विजातीय। सजातीय और विजातीय। जाति के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं, एक सजातीय और एक विजातीय। सजातीय कौन से होते हैं? जिनकी एक ही जैसी, मतलब कह सकते हैं एक जैसी समान जाति, जो जिसमें समान जाति हो, वो कौन से होते हैं? सजातीय। जैसे हमारा अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये क्या है? ये सजातीय स्वर हैं। विजातीय स्वर कौन से हैं? विजातीय स्वर हैं ए, आए, ओ और औ। अब आप कहेंगे कि मैम ये सजातीय क्यों है, ये विजातीय क्यों है? देखिए, जब हम इनका विच्छेद करेंगे, जब हम इस वर्ण को लिखेंगे, तो आ, अगर हमें आ बनाना है तो आ के लिए हमें क्या करना होगा? अ प्लस आ। जब हम इनका संधि करेंगे, वो करते हैं, तो आ प्लस अ होता है। आ प्लस आ क्या हो गया? आ हो गया। समान आ गया। ई बनाएंगे तो हम ई प्लस ई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। तो यानी जो समान जाति से बने हो वो कहलाते हैं सजातीय। आज विजातीय में अगर आप करें अ प्लस ई, तब आपका बनेगा ए। अ प्लस ई करेंगे तब आपका बनेगा ए। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये अलग अलग जाति के हो गए, तो ये हमारे हो गए विजातीय स्वर। तो जाति के आधार पर हमने आपको स्वर बता दिए, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर बता दिए, उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वर बता दिए, और आपको हमने बता दिए जीभ के आधार पर स्वर के प्रकार। हमने आपको स्वर के सभी प्रकार बता दिए। तो स्वर तो हमारे अब कंप्लीट हो गए। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11।
अगर कुल स्वर पूछा जाए तो होते हैं 13 और 2 अयोगवा होते हैं अंग आहा। शुरू से हमने आपको सब बता दिया है। अब चलते हैं हम लोग अपने व्यंजन पे। ये तो हमने अभी तक स्वर समझ लिए, अब हम चलते हैं अपने व्यंजन पे। व्यंजन, जो भी वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो कहलाते हैं व्यंजन। हमने आपको बताया था कि स्वर जो होते हैं, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो जो भी वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो कहलाते हैं व्यंजन। जैसे कि अगर हम कहें आपसे कि हमने क लिखा है क, अब क को जब हम लिखेंगे तो क प्लस आ, तब होगा हमारा क। या हम लिखते हैं ग, ग में पहले नीचे हलंत लगाएंगे और फिर आ, तब हमारा होगा ग। यानी जब हम इसको उच्चारण करते हैं तो क यानी क प्लस आ की आ स्वर आ रहा है हमारा। जब भी हम कोई व्यंजन वर्ण लिखते हैं, जब कोई वर्ण स्वर की सहायता से, बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता है व्यंजन को, तो जब कोई वर्ण हम स्वर की सहायता से बोलते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे व्यंजन। तो जितने भी व्यंजन है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन में जब हम इसको अलग अलग करते हैं तब इसमें हलंत लगाते हैं और फिर उसके बाद प्लस आ। जैसे हमारा ए, इस ए में इतना वो नहीं है, का ग, तो जैसे हमने ये किया ग प्लस आ, तो क्या हो गया ग, तो ये क्या हो गया, ये हमारा व्यंजन हो गया। चलिए अब बताइए व्यंजन कितने हैं। व्यंजन है हमारे 33। व्यंजन कितने हैं, 33। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन होता है जो भी वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए वो कहलाते हैं व्यंजन। व्यंजन कितने हैं, 33 व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे अगर हमने कोई वर्ण बोला, कोई व्यंजन हमने बोला, तो वो जो है हवा से, कंठ से, हमारे जो कंठ है, तालु, इन सब से टच होके आती है, इनसे स्पर्श करती है, तो वो कौन से होते हैं, हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्टार्टिंग जो क से मां तक के व्यंजन होते हैं, क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण त थ द ध प फ ब भ म, ये क्या है, ये क से मां तक के स्पर्श व्यंजन है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं कौन कौन से हैं ये स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। हमने आपको बताया कि स्पर्श व्यंजन टोटल 25 होते हैं और ये क से लेकर मां तक के जितने भी वर्ड होते हैं ये सब हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं वो हम आपको बता चुके हैं। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये जो वर्ग हैं, ये 5 वर्ग आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। दूसरा क्या है कि ये जो व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन, इनका अगर उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है कि हमारा जो क वर्ग है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, यानी जो हमारा क वर्ग है इसका इस उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ, हम जब भी क ख ग घ बोलते हैं तो हमारा जो इसका उच्चारण स्थान है कंठ है। हम इसको बोल के देखिए, क ख कहां से आवाज आ रही है, ये हमारे कंठ से आवाज आ रही है। इसका मतलब हम जब इसको बोलते हैं तो ये इसकी आवाज हमारी कंठ से निकलती है, तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा हो गया, कंठ। नेक्स्ट है च वर्ग। च वर्ग आता है तालु, इसका उच्चारण स्थान है तालु। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु। क्वेश्चन आएगा कि च जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आप बताएंगे कि तालु, इसका उच्चारण स्थान तालु है। ट ठ ड ढ, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और त वर्ग का जो वर्ण है, इसमें जो वर्ग है इसका जो उच्चारण स्थान है दंत है, दंत, और इसका ओष्ठ।
आपने देखा होगा जब हम प बोलते हैं प, तो जो हमारे होठ हैं ये आपस में एक दूसरे से टच करते हैं, ऐसे स्पर्श करते हैं। तो जब हम प बोलते हैं, फ बोलते हैं, ब बोलते हैं, तब हमारे क्या है, ये जब हम उच्चारण करते हैं तो इनको, ये जो हमारे होठ है ये आपस में टच होते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, ओष्ठ। ऐसे ही दंत, त थ द जब आप बोलेंगे तो आप देखेंगे द जब हम बोलेंगे तो हमारा दांत से टच होता है, तो उच्चारण स्थान कौन सा हो गया, दंत। तो ये है हमारे, और इसको एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो हम आपको बताते हैं। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, KTMDO। आप ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको याद रहेगा KTMDO, यानी के सबसे पहला जो वर्ग है वो के, फिर टी, फिर एम, फिर डी, फिर ओ, KTMDO। इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रहेगा कि कौन सा वर्ग क्या है। K फॉर कंठ, T फॉर तालु, M फॉर मूर्धा, D फॉर दंत, O फॉर ओष्ठ। इससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्या है, ये जो हमारा वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इसका जो पांचवा अक्षर है, इन वर्गों के जो पांचवा अक्षर है इसको हम पंचमा अक्षर बोलते हैं। पंचमा अक्षर, या फिर हम इसको अनुनासिक भी बोलते हैं। अनुनासिक। अब इन्हें अनुनासिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे वर्ग है का से मा तक का, इनके जो पांचवा अक्षर है इसको हम जब भी उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक से होता है। इसका अंगा, इया, हड़ा, ना, म, इसका उच्चारण नाक के द्वारा होता है, इसलिए इसको अनुनासिक कहते हैं। तो अनुनासिक क्या हो गए, जो हमारे व्यंजन है उसका जो पांचवा अक्षर है वो अनुनासिक होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए अनुनासिक क्या होता है, पंचमा अक्षर होता है, तो अब आप बता देंगे कि हाँ, पंचमा अक्षर जो हमारे व्यंजन है उसका पांचवा अक्षर पंचमा अक्षर होता है। हमारे जो व्यंजन होते हैं उनका पांचवा अक्षर ही अनुनासिक होता है। तो आपने ये समझ लिया स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, कितने होते हैं, इसमें कौन सा वर्ग को कौन सा उच्चारण स्थान है वो आपने समझ लिया। इसका जो पांचवा अक्षर है किसको पंचमा अक्षर कहते हैं, किसी अनुनासिक कहते हैं, ये आपने समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उस पे, जहां पे हम आपको बताएंगे कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। ये चार व्यंजन होते हैं जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क से म तक आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। इसमें भी जो य और व होता है, य और व, ये क्या होते हैं, ये हमारे अर्ध स्वर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये अर्ध स्वर होते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये अर्ध स्वर क्यों होते हैं, क्योंकि ये तो व्यंजन होते हैं। तो इसका एग्जांपल हम आपको देंगे कि अर्ध स्वर ये क्यों होते हैं। आपने कोई भी शब्द देखा हो, कोई भी वाक्य देखा हो, जैसे हम देखते हैं महिलाएं, हम इस तरह लिखते हैं महिलाएं। अब इसी को अगर हमें लिखना हो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं महिलाएं। तो अब यहां पे क्या हुआ, ये जो या है ये ए में परिवर्तित हो गया, तो ये कौन सा हो गया, ये या जो है ए में परिवर्तित हो गया, यानी ये स्वर है, ये स्वर है और ये व्यंजन है। तो ये जो है या जो है स्वर में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं कि आधा स्वर भी ये है। इसको हम आधा स्वर भी कह सकते हैं। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तब भी उसको बोलने में ए ही आता है, महिलाएं, ए उच्चारण में ये ए ही आ रहा है, इसलिए इसको ए ही करते हैं और इसलिए इसको अर्धस्वर बोलते हैं। व जैसे अगर हम कहें कोवा, कोवा, एक सेकेंड, जैसे अगर हमने लिखा कोवा, अब कोवा कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग कोवा ऐसे भी लिखते हैं, ये हो गया कोवा। तो कोवा, अब ये यहाँ पे वा है, यहाँ पे आ, ये वा जो है किसमें परिवर्तित हो गया, आ में। अब वैसे भी हम कोवा पढ़ते हैं, कोवा, भले ही वा लिखा है लेकिन जब हम बोलते हैं कोवा, तो क्या हो गया, वा हमारा किसमें परिवर्तित हुआ, अ में। उच्चारण क्या आ रहा है,
अ, तो इसलिए य और व अर्ध स्वर है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अर्ध स्वर कौन से होते हैं तो आप कहेंगे य व अर्ध स्वर होते हैं, य और व अर्ध स्वर होते हैं। तो य और व आपके क्या हो गए, य और व अर्ध स्वर हो गए। रा आपका, ये जो रा है, इस रा को हम लोग प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन, रा क्या होता है, प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन। यह र ल व आपके अंतस्थ व्यंजन है। और अगर आपसे पूछा जाए अर्धस्वर कौन से होते हैं तो आप कहेंगे य और व अर्धस्वर होते हैं। र आपका प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन होता है। नेक्स्ट बचा आपका ला। ला जो है, ला आपका क्या है, पार्श्विक व्यंजन। ला आपका क्या है, पार्श्विक व्यंजन। ला आपके क्या हो गए, पार्श्विक व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे य र ल व। अगर आपसे पूछा जाए अर्धस्वर कौन से होते हैं तो आप कहेंगे य और व अर्धस्वर होते हैं। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन पूछा जाए तो आप कहेंगे र प्रकंपित या लुंठित व्यंजन होते हैं। ला आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे ला पार्श्विक व्यंजन है। ये इनके नाम है जो आपको नोट करने हैं और आपको याद भी रखने हैं। तो ला आपका पार्श्विक व्यंजन हो गया। तो ये हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन। फिर इसके बाद क्या आता है, उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन कौन से होते हैं, तो जो हमारे का से लेकर मा तक के बीच में जो वर्ड थे उसमें आता था बीच में ड और ढ। तो दो ये जो व्यंजन है ड और ढ, ये उच्छिष्ट व्यंजन है। ड और ढ उच्छिष्ट व्यंजन है। उच्छिष्ट व्यंजन कितने हैं, दो। कौन कौन से, ड और ढ उच्छिष्ट व्यंजन है। उसमें और या संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, श श श ह। अब आप कहेंगे मैम इसे उष्मीय क्यों कहा जाता है या संघर्षी क्यों कहा जाता है। जब हम इन वर्णों को उच्चारण करते हैं, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो एक उष्मा निकलती है, तीव्र उष्मा के साथ इन वर्णों का उच्चारण होता है, जिसके कारण इसको उष्मीय या संघर्षी, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारी उष्मा, जो हमारा उच्चारण निकलता है, हवा जो है, हवा का आपस में घर्षण होता है। इसी वजह से इसमें इसको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि तीव्र उष्मा के साथ इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको स श श ह उष्मीय या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। याद रहेगा ना सबको। फिर क्या है नेक्स्ट आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, वे व्यंजन जो दो व्यंजन के मिश्रण से मिलकर बनता है वो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मिश्रण से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका है ये श्र से श्रमिक, छ से क्षत्रिय। तो श्र आपका बना है श प्लस र, स प्लस र से मिलकर श्र बना है श्रमिक। तो सा भी आपका व्यंजन है और रा भी आपका व्यंजन है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि दो व्यंजन के से मिलकर बना है श्र से श्रमिक। छ या इसको क भी बोलते हैं, क प्लस ख, इसको ख भी पढ़ते हैं। तो क प्लस ख या क प्लस षटकोण वाला श, इसको हम इनसे मिलकर क्या बना है, छ से क्षत्रिय वाला छ। तो दो व्यंजन है, का भी व्यंजन है और हमारा ये भी व्यंजन है। इन दोनों व्यंजनों के मिश्रण से मिलकर बना है हमारा छ। फिर नेक्स्ट है आपका त्र और ज्ञा। त्र आपका बना है त प्लस र से मिलकर, त्र बना है, और ज प्लस या से मिलकर बना है ज प्लस या से मिलकर बना है आपका ज्ञा। तो ज भी आपका संयुक्त व्यंजन है, या भी आपका संयुक्त व्यंजन है।
तो कैसी लगी आपको हमारी ये क्लास? आज हमने आपको ये वर्णमाला पढ़ाई। इसके बाद अभी हमारे और भी टॉपिक बचे हैं वर्णमाला में ही, जैसे अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो गए, सघोष हो गए, अघोष हो गए। तो ये क्लास अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेंगे, क्योंकि अब ये जो वीडियो है ये बहुत ही लंबी होती जा रही है, क्लास बहुत लंबी हो गई है। तो अब इस आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जो है अभी आप इतना समझिए और इसको प्रैक्टिस जरूर करिए, उसको फर्स्ट क्लास वीडियो को बार बार देखिएगा, ताकि जो भी चीजें हमने आपको बताई वो आपके माइंड में एकदम सही से बैठ जाए, आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि हाँ कौन सा संयुक्त व्यंजन है, कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, कौन सा प्रकंपित व्यंजन है, कौन सा है अर्धस्वर व्यंजन है। चलिए तो अब मिलते हैं, लेकिन जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक ला रही हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। अब आगे जो है फिर दूसरी लेकर आएंगे हम, वर्णमाला 2 पार्ट 2। तो ठीक है, ओके, बाय बाय।